दिखाई दे रहा है 3, ये आदरणीय विकास तिवारी सर ने अपने हाथों से बनाया है। एक युवा अधिकारी के रूप में जब कोई व्यक्ति एक सोशल सर्वेंट बनता है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती हैं। उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के क्रम में जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारी अपने समाज के प्रति और अपने दैनिक कार्य व्यवहार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो वह व्यक्ति युवा अधिकारी के पद को सुशोभित करता है। मैं आपको घोषणा भी करता हूं, इसके साथ साथ सूचना भी देता हूं कि आदरणीय अजीत कुशवाहा जी भी बहुत जल्दी युवा अधिकारी के रूप में हम सभी के बीच में होंगे। आपने आग्रह किया है आज के कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराने के लिए। मैं अत्यंत सम्मानित मंच का आदर करते हुए, चूँकि मंच पे लक्ष्मण पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं की अप्रतिम सूची बनी हुई है, श्रीमान अजीत त्रिपाठी जी भी हमको दिखाई दे रहे थे, और राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि महाविद्यालय स्तर पर बच्चों के अंदर स्वतः स्फूर्त प्रेरणा जागृत करती है, उसके कार्यक्रम अधिकारी का उपस्थित हैं। डॉक्टर विवेक मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं। अभी इसके पहले नोडल अधिकारी का दायित्व उनके ऊपर था जब हम लोग सभागार में आया करते थे। पंच प्रण, प्रण का मतलब होता है संकल्प। प्रण का मतलब क्या होता है? संकल्प। हमें संकल्प लेना है कि हमें ऐसा क्या विकसित भारत बनाने में मदद मिल सकती है। हमारे और आपके जो कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, हमारे देश का जो कर्तव्य के रूप में भी निभेगा, ये मेरा स्वयं का विश्वास है। तो आज इस युवा संवाद के अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में सदैव प्रगति की कामना करिए। अपने पास जितना है उतने को संभालिए, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा करिए। अपना विकास करिए, समाज का विकास करिए, राष्ट्र का विकास स्वतः होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। एक बार पुनः बहुत सारा अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में युवा संवाद को परिभाषित किया। अब हम अपने युवाओं को सुनेंगे। बहुत सारे हमारे युवा साथी जो इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। तो वाइब्रेंट एकेडमी के कुछ बच्चे हमारे। सभी सम्मानित जन, निर्णय मंत्रियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनंत मिश्रा, वाइब्रेंट एकेडमी से कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज नेहरू युवा संवाद कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं नागरिक कर्तव्य पर अपना भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं तथा समाज अधिकारों एवं कर्तव्यों के समुचित प्रयोग द्वारा ही विकास की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पूरा करता है, उसे अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। अधिकारों के सुंदर एवं आकर्षक संसार की शोभा कर्तव्यों से ही है। राज्य के अधिकार ही नागरिकों के कर्तव्य हैं तथा नागरिकों के अधिकार ही राज्य के कर्तव्य हैं। यदि राज्य तथा सरकार अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करे तो नागरिक भी अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पूरा करेंगे तो राष्ट्र भी उन्नति होगा। तो मैं यहाँ संवैधानिक स्थिति की बात करता हूँ तो यहाँ पर मूल रूप से कोई भी मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। जब हमारे देश के नागरिकों को और जब हमारे देश के सांसद को मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी तो एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम स्वर्ण सिंह समिति था। इस समिति के द्वारा सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिससे हमारे देश की शोभा और बढ़ गई। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका यह उल्लेख किया गया था कि 6 से लेकर 14 तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये सभी मौलिक कर्तव्य हमारे राष्ट्र का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक पूंजी बनती जा रही है, और यह मैं सामर्थ्य से देख रहा हूँ। जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तब हमारा देश विकसित होगा। हम लोगों को सतर्क होने की बारी है और हम लोगों को जगना होगा और अपने कर्तव्यों को याद करना है और अपने कर्तव्यों पर बल देना है। अब मैं विद्युत के प्रपेक्षा में बात करता हूँ तो सबसे पहले शासन का काम है कि हर घर में 24 घंटे बिजली पहुँचाना, और हम नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम लोग एक दिन में कितनी यूनिट बिजली बचा सकते हैं जिससे आने वाले समय में उससे कुछ काम हो सके। सरकार का कर्तव्य है कि
कि हर घर में पानी पहुंचाना, हर खेत में पानी पहुंचाना। और हम नागरिकों का कर्तव्य यह है कि हमें पानी को संरक्षित करना है, केमिकल मुक्त खेती करनी है, प्राकृतिक युक्त खेती करना है। यह सब हमारा कर्तव्य है। हम सभी अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगे तभी जाके हमारा देश विकसित होगा। जब एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखेगा और उसका पालन करेगा तब जाके हमारा देश विकसित होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वोट देने से क्या होगा, एक वोट से कुछ नहीं होता। उनको क्या पता कि एक वोट से सरकार बन सकती है, उसी एक वोट से सरकार बिगड़ भी सकती है और उस एक वोट से पूरा देश बदल सकता है। ये सब हमारा कर्तव्य है, हमें वोट देना चाहिए। फिर जब मैं भूमि की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में अग्नि की बात आती है। अग्नि अधिकतर मनुष्य की वजह से ही लगती है, जिससे हमारे जंगल जलते हैं, कई पेड़ पौधे जलते हैं। तो हमें शपथ लेना है कि हमें जंगल को बचाना है और पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। अंत में मैं स्टेज के माध्यम से जाते जाते यह कहना चाहता हूँ कि नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं है। पब्लिक हो, पुलिस हो, सांसद हो या प्रशासन हो, वो कोई भी नागरिक कर्तव्य से अछूता नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत, आपने पंचप्रण को वो शाम आए कि काश जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी काम आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से कि हर शाम को यही दुआ है रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान कर काश शहीदों में मेरा भी नाम आए, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। परम सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं नेहरू युवा कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। तो मैं सृष्टि तिवारी कक्षा नवम वाइब्रेंट अकेडमी राघोनगर के साथ साथ समुच्चय भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं नागरिक कर्तव्य के उपलक्ष्य में अपने विचारों को आपके समक्ष साझा करना चाहूँगी। पाना है अधिकार यदि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो, कभी ना हक दूसरे का मारो, खुद मेहनत कर खाना सीखो, हंसो नहीं दूसरे के दुख पे, दुख में साथ निभाना सीखो। पाना है अधिकार यदि तो तुम कर्तव्य निभाना सीखो। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जग चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराती है। मैं संवैधानिक स्थिति की बात करूंगी, जो मूल रूप से यहाँ पर कोई भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। फिर हमें हमारे देश को, हमारे देश की संसद को जब मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई तो फिर एक समिति गठित की गई जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति के द्वारा 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे राष्ट्र के संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिससे हमारे देश की शोभा और भी बढ़ जाती है। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में हमारे देश में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कराई जाएगी। मैम, अभी हमारे ये सभी मौलिक कर्तव्य हमारे राष्ट्र की जो सपना है उसको पूरा करने की पूंजी बनती जा रही है, और ये सब मैं सामर्थ्य से देख रही हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं 5वीं प्राण शक्ति की बात करना चाहूँगी, जो है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के बारे में मैं बात करूँगी। जिन जिन देशों ने कुछ प्रगति की है, कुछ प्राप्त किया है, उनके बारे में मेरे मन में एक ही बात उभर कर आती है, जो है अनुशासित जीवन, और दूसरा कर्तव्यों के प्रति समर्पण। अनुशासित जीवन और कर्तव्यों के प्रति समर्पण। हम सब की बारी आ गई है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाएं और हम सभी अपने कर्तव्य को याद कर उस पर बल दें। मैं अपने घर की प्रत्यक्ष की बात करना चाहूँगी कि शासक का काम है हमें हमारे घरों में बिजली पहुँचाना, तो नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम एक दिन में कितने यूनिट बिजली बचा सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला यह है कि समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का सम्मान करना होगा और उसे सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा। इसके साथ ही साथ तिरंगे का सम्मान और आदर करना होगा। दूसरा, जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों से हमारे देश को आज़ादी दिलवाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, उसका आदर व सम्मान करना होगा।
फिर इसी क्रम में तीसरा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना होगा और इसका आदर व सम्मान करना होगा। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य यह है कि राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना। और पांचवा मौलिक कर्तव्य यह है कि भारतीय संस्कृति संरक्षण का बढ़ावा देना होगा और उसका संरक्षण करना होगा। और छठा, प्रत्येक नागरिक को एक समान आदर एवं उनके कर्तव्यों को सम्मान देना होगा। सातवां, प्राकृतिक संपदा को संरक्षण करना होगा। वैज्ञानिक मानदंडों को अपने और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में अपना और राष्ट्र के हेतु संरक्षण करना होगा। 10वां, राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं में हमें अपना भाग देना होगा। और हमारा आखिरी और 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि यह प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष की करवाएं। रतन टाटा ने कहा था, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मार्ग तक जाने के लिए। हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत जैसे देश के नागरिक हैं जहां कर्तव्य को श्रेष्ठ माना जाता है, विचारों को नहीं। यहाँ के पौराणिक किताबों में भी हमारे कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तभी तो गीता में एक श्लोक भी है जिसमें हमारे कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए जिसमें लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते फूलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के काबिल हैं। ऐसे ही हमारे देश के संविधान ने भी अपने नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य का भी निष्पादन करने की आशा की है, क्योंकि हमारे देश के कर्तव्य से समृद्ध राष्ट्र बनता है। इसलिए देश के प्रति हर एक नागरिक अपने देशभक्ति को प्रमाण अपने मूल कर्तव्य को निभा कर दे सकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जो इसके लिए कुछ कर जाए उसे ही महान कहते हैं। भारत देश विज्ञान की ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में तो आजकल लोग घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के आधुनिक युग में बच्चों से लेकर नौजवान सभी शिक्षित हो गए हैं। लोग पढ़ाई करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हम देखें तो आधुनिक युग में बहुत सारे कार्य कंप्यूटर एवं ऑनलाइन के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह जैसे कि बैंक, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह कंप्यूटर एवं ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, जिससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिली हैं। ये सभी सुविधाएं हमें विज्ञान ने दी हैं। विकसित भारत में विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा भारत देश और भी आगे विकसित होगा तो इसमें भी जरूर ही विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारे इस विकसित भारत देश में तेजी से हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई। स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी से विकसित हुई। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देश की सरकार ने कई ऐसी योजनाएं भी बनाई हैं जिनके जरिए गरीब लोगों को आवास उपलब्ध हो सके, साथ में ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरतें भी पूरी की जाए। गरीब लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी मिली। देश में कई नई योजनाएं भी शुरू की गई। वास्तव में हमारा भारत देश 21वीं सदी का विकसित भारत है। जरूर ही भारत देश तेजी से विकसित होगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। विशिष्ट अतिथि और हमारे बहनें और हमारे युवा भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सूर्य प्रताप पांडे है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं वाइब्रेंट एकेडमी की तरफ से आप लोग के बीच में प्रस्तुत हूँ। मैं आज पंच प्रण के एक
विषय गुलामी की हर सोच से मुक्ति पे अपनी बात रखूँगा। आज के दौर में तेज़ी से करवट लेती दुनिया और भागदौड़ भरे जीवन में युवाओं को हमारी समृद्ध विरासत और अतीत को याद करने का उचित समय नहीं मिलता है। यह पहल भारतीय सेना के जवानों द्वारा किए गए बलिदान का एक प्रमाण है और इससे युवा उनके वीरतापूर्वक कार्यों से अवगत होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के शूरवीरों को इस तरह से सम्मान केवल अंडमान निकोबार में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में मिलना चाहिए। भले ही किसी द्वीप का नाम रखना हो या फिर किसी शहर का। मार्ग या नामांकन संस्था का अहम बात यह भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही कुछ वर्षों में गुलामी की हर सोच से मुक्ति का एक प्रण हम लोग को दिया है। जैसे कि औरंगजेब रोड का नाम बदलकर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड का नाम रखा गया है और रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक निर्माण मार्ग रखा गया है और 75वें आज़ादी दिवस के अमृत महोत्सव पर इंडिया गेट के सामने लगी डॉक्टर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर और नेताजी की प्रतिमा लगाई गई है। तो हम लोग का एक ही कर्तव्य है कि हम युवा भाइयों को नेहरू युवा संगठन जैसा एक खुला मंच मिलना चाहिए जिसमें हम अपनी बातों का साझा कर सकें और अपनी बात को पूरे युवा भाइयों में अपनी बात को रख सकें। तो मैं सभी से बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहूँगा कि मुझे इस अवसर पे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर मिला और सारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बारी को यही विराम देना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। सुनिश्चित करें कि क्या हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के पास जितनी हमारी क्षमता है ज्ञान की, वो ज्ञान हम दे सकते हैं। क्या हमारे प्रदेश में, क्या हमारे जनपद में गौ माता या अन्य पशु भी वो सुरक्षित हैं, वो फल फूल रही हैं, उनको भोजन मिल रहा है। इनकी जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सभी युवाओं से, जितने भी युवा यहाँ उपस्थित हैं, जैसा आज़ाद जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपना वक्तव्य दिया, उस बात को आप लोग चरितार्थ करें, समझें कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा फुलफ़िल करें। जब मैं अभी अजीत जी के बारे में कह रहा था तो इस बात को मैं भी बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि मेरा भी अधिकांश समय समाज सेवा में निकलता है। इन्होंने UPSC को टॉप किया था और मुझे एक बार सौभाग्य मिला लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश को टॉप करने का, सिर्फ समाज सेवा करने के बाद। तो आपको जितना समय मिलता है कोशिश करें कि आप समाज में जाएं, बाहर जाएं, सेवा करें और समाज सेवा को समाज सेवा की बजाय अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, सामाजिक दायित्व समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, उस जिम्मेदारी का पालन करें। और आप विश्वास करिए कि आप सभी भी अपने जीवन में हम सभी लोगों से बहुत आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि हमें आने वाले समय में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बस इन्हीं सब वाणियों के साथ मैं एक अंतिम पंक्ति, एक अंतिम कविता में जो युवाओं के साथ हमेशा पढ़ता हूँ वो पढ़ूँगा और अपनी वाणी को समाप्त करूँगा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गेश जी और माननीय सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन इस प्रांगण में। हाँ, और मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूँ कि आज का कार्यक्रम चूँकि दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के माध्यम से शुभारंभ किया जाना है, क्योंकि बात युवाओं की है, युवा संवाद कार्यक्रम, तो इसलिए आप सब तालियों के साथ इस प्रांगण को गुंजायमान करते हुए अपनी तालियों को अनवरत बजाते रहेंगे। सभी लोग तालियों के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मैं अपने प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करूंगा
इस कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ कृपया वह भी स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। दीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसी के साथ संत विनोबा पीजी कॉलेज की कुछ एनएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा सरस्वती वंदना गाई जानी है। तो जो भी बच्चे सरस्वती वंदना के लिए चिन्हित किए गए हैं कृपया आप सब मंच पे आ जाएं। जिन बच्चों को सरस्वती वंदना गानी है वो एनएसएस की छात्राएं कृपया आ जाएं। आप लोग सर आके बैठ जाएंगे। तालियां बजती रहें क्योंकि ये पूरा प्रांगण प्रकाश से जगमगा रहा है, इसलिए आप सब तालियां बजाते रहेंगे। और मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। परम आदरणीय सांसद महोदय एवं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं हमारे सम्मानित अतिथिगण, आप सभी से आग्रह है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच आप दो छात्राएं मौजूद हैं जो सरस्वती वंदना के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करेंगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। उपस्थित हमारे समस्त उपस्थित भाई और बहनों का अभिनंदन करते हैं। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सरस्वती गीत। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंज ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस मंज ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मगन हो रही है, तू मगन हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, क्यों माँ तू सुन रही है, किस भाव में भवानी तू मगन हो रही है, तू मगन हो रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता सर को झुका रहे हैं, सर को झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वीणा बजा रही है, किस मंज ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, जग को लुभा रही है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत की अगली कड़ी में हम अतिथियों का स्वागत बैस लगाकर और पुष्प देकर करेंगे। तो मैं अपने नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों से आग्रह करूंगा कृपया आप सभी आदरणीय अतिथि महोदय को बैस लगाकर और पुष्प देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें।
लगा दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हेलो। मैं आग्रह करूंगा कि युवाओं की दुनिया के अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता भाई अजीत कुशवाहा जी माननीय सांसद महोदय को बुके भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं उनसे आग्रह करूंगा, हम सबके बीच विद्यालय संस्थान के प्राचार्य जिनके मदद से, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, आयोजित हो रहा है, उन्हें पुष्प भेंट करके उनका भी अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अभी अभी अजीत जी का यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आई है, यूथ ऑफिसर में भी, और आप नमामि गंगे में राज्य समन्वयक के रूप में अभी तक कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा रोहित कश्यप जी से कि वे आएँ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को इस युवा संवाद इंडिया 2047 की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो पूरे देश भर के प्रत्येक जनपद में, एक जनपद में 3-3 जगहों पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका मोमेंटो भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण एक ऐसी पुस्तक जिसमें बखूबी मैं युवाओं की दुनिया के उपाध्यक्ष श्री अमरेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विद्यालय के प्राचार्य श्री अर्जुन मिश्रा सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री रविकांत मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि वो नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्री विकास तिवारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता रोहित कश्यप जी मौजूद हैं, तो मैं रोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। श्री रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजीत कुशवाहा जी। मैं देवराह बाबा की पावन तपोस्थली को प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। एक बार मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग, सभी लोग हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, एकल अभियान के अभी पूर्व में जो वक्ता के तौर पे थे आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब, हमारे साथ ही लखनऊ से आए पधारे रविकांत मिश्रा जी, खेल की दुनिया में आप कह सकते हैं खेलों के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। अजीत कुशवाहा जी, आजाद पांडे जी, स्वेच्छा जी,
मंच पर अमरेंद्र जी और सामने बैठे युवा साथीगण। इस कार्यक्रम का जो मूल मकसद है मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। युवा संवाद की आवश्यकता क्यों, ये कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। आप लोगों का जो अभी वक्तव्य में आज़ाद जी की बात में आपने सुना कि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ दिशा की आवश्यकता है, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन किस दिशा में करना है कई बार इसका भ्रम होता है। तो भारत सरकार का जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय है, नेहरू युवा केंद्र और युवाओं की दुनिया के सहयोग से युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया। भारतवर्ष के सभी 700 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, और देवरिया में मौका दिया गया है युवाओं की दुनिया उत्तर प्रदेश को, जिसके माननीय अध्यक्ष अजीत कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा आप लोग उनको तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2020 में हम लोगों ने यूथ टॉक के नाम से लखनऊ से प्रारंभ किया था। उस समय कोरोना का काल था, कोविड का दौर था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम को शुरू किया। वो मौका था, उस समय जिला युवा कल्याण आपके नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी विकास सिंह भी हमारे साथ में उस कार्यक्रम में जुड़े थे। फिर उसके बाद अगले वर्ष लखनऊ में स्टेट लेवल पर कार्यशाला की गई, उसके बाद फिर 22 में, और ये सिलसिला चलता रहा। हम लोग जिले जिलों में जाकर युवाओं के बीच में बात करते थे। जैसे मैंने कहा कि युवा संवाद की आवश्यकता क्यों, ये आपके लिए है कि प्रदेश के अंदर युवाओं का विकास कैसे हो, युवाओं की क्या योजनाएं हैं, युवा नीति क्या है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस चीज़ को समझा, और चूँकि मैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता संघ को भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को प्रस्तुत किया दिल्ली में, साथ में अजीत जी भी थे। तो उनको ये कार्यक्रम पसंद आया। उन्होंने कहा कि सच में इसकी आवश्यकता है कि जो दिल्ली से दूर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं, वहाँ के युवाओं को भी भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, उनको सही मार्गदर्शन दिया जा सके। इसके लिए युवा संवाद कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रोग्राम इस तरह के आयोजित हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा इसको सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे आपके भविष्य में जो एक लंबी जर्नी है, जैसे अभी एक हमारे साथीगण बता रहे थे कि आप को अपना ये तय करना पड़ेगा लक्ष्य कि हमें आगे क्या करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2047 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि जब भारत 100 साल पूरे कर रहा हो, जैसे अभी 75 साल पूरे किए, जब भारत 100 वर्ष पूरा कर रहा हो, तो आप कुछ एक अपने मकसद लेके चलिए, कुछ सपने लेके चलिए, क्योंकि आज आप पढ़ाई में हैं, आज आप युवा हैं, कल आपका परिवार होगा। तो आपको ये तय करना होगा कि आज अगर आप 18 साल के हैं, तो जब भारत 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब आप लगभग 40-42 साल के होंगे, 45 साल के होंगे। तो आप जब उस 25 साल के दौर में कुछ ऐसा करिए कि कम से कम आप ये कह सकें अपने परिवार को, अपने समाज को, कि हमने भारत के विकास में अपना ये योगदान दिया। अब विकास में योगदान देने के कई रास्ते हैं, जैसा कि आप आगे चल के पढ़ाई क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं आप रोज़गार के लिए जाते हैं कि पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सभी का एक मकसद होता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, या किसी भी सेक्टर में जाना है, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जिस भी सेक्टर में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक मकसद होता है कि हम उसे वो उपलब्धि प्राप्त करें। उसका निष्कर्ष सिर्फ एक होता है कि हमको आर्थिक बेनिफिट कैसे हो सके। आज ज़्यादातर लोग नौकरियों की तरफ भागते हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमें आसानी से नौकरी मिल जाए। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, कितने लोग चाहते हैं कि नौकरी उनको मिल जाए आसानी से? एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे। एक बार बताएं आप लोग, कितने लोग चाहते हैं नौकरी मिल जाए? आप लोग की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिल जाए आसानी से, मतलब बाकी लोग भी चाहते हैं नौकरी मिले? दोनों हाथ ऊपर कर लें अगर कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं कि हम अपना रोजगार करें? मतलब मुझे लगता है रोजगार करने वाले में शायद 5-7 लोग हैं, 10 लोग मान लेते। मैं आपसे सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा,
मेरा सिर्फ आपसे ये कहने का तात्पर्य था कि भारत के डीएनए में उद्यमिता है। जैसे 10 लोगों ने सिर्फ हाथ खड़े किए, लेकिन जब भारत के इतिहास में आप जाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भारत में गली गली में रोजगार थे। जैसे आप अभी देखेंगे तो आज हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, ये होता है कि हम जॉब कर लेंगे डॉक्टर बन के, हम इंजीनियर बन जाएंगे, मगर कोई ये नहीं कहता है कि हम डॉक्टर बनने के बाद हॉस्पिटल खोलेंगे, क्योंकि कोई अपने रोजगार की तरफ नहीं आना चाह रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग रोजगार को स्थापित करें। आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, हमारे वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणाओं का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, नए विचारों का अमृत। यह अमृत जो है अपने देश के आत्मनिर्भरता का अमृत, अपने देश के राष्ट्रीय जागरण का अमृत। स्वराज का नारा तो आज़ादी के समय दिया गया था, सुराज का अमृत, वैश्विक शांति का अमृत, विकास का अमृत। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के जो पंच प्रण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसके बाद, यानी हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 100 साल हो जाएगा, और जो बैनर पर लिखा हुआ है 2047 का सन दिखेगा। और इस पर जो ये तत्व पंच प्रण के हैं, अगर इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर लेंगे तो वह हम लोगों के लिए एक दिशा दर्शक का तत्व होगा। इन सभी पंच प्रण के बारे में माननीय सांसद जी चर्चा कर चुके हैं। दो पर मैं दो लाइन चर्चा करना चाहता हूं। विकसित भारत के बारे में सांसद जी ने बहुत कुछ कह दिया है। चूंकि स्वच्छ भारत अभियान पर मैं एक किताब भी लिखा हूं, कई किताबों लिखा जिसमें एक स्वच्छ भारत अभियान पर भी लिखा हुआ है, इसलिए जो स्वच्छता का अभियान है इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कुछ लोगों की आपत्ति थी कि मोदी जी ने प्रचार के लिए इस आंदोलन को चलाया। मित्रों, स्वच्छता के अगर कोई एम्बेसडर है तो वह महात्मा गांधी हैं, और अपने देश से पहले भी जब वो दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो जो उनका पहला भाषण होता है वह स्वच्छता पर ही आधारित होता है। सांसद जी कोरोना के समय वैक्सीन की बात कर रहे थे। जब कोरोना महामारी आई, दुनिया के दिग्गज, मतलब जिनको दिग्गज कहा जाता था, ध्रुव विश्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी रूस और अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ था। विश्व के जितने बड़े नेता हैं सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हम विश्व के लिए क्या करें, क्योंकि वह तो अपने में ही उलझे हुए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी दवाइयों की कूटनीति के माध्यम से विश्व में भारत की शान को ऊंचा फहराया और अपने देश में कोरोना से विजय प्राप्त किया तथा विश्व के अन्य देशों में भी वैक्सीन देकर के सहायता किया। आज बिजली का कनेक्शन बहुत अधिक संख्या में लोगों को मिल चुका है, खुले में शौच से मुक्ति मिल चुकी है। अभी आप सब लोग चंद्रयान 3 के बारे में सुने होंगे। हमारे इस काम से दुनिया की जितनी स्पेस एजेंसी हैं वे हैरान हैं। और अभी हम परसों ही ऑनलाइन न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बता रहा था कि जो मेरा प्रज्ञान रोवर्स है वह चंद्रमा पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग खोज रहे हैं कि पानी मिल जाए, तो ऐसी भी संभावना हुई है कि एक झील भी, मतलब जो एक प्रक्षेपण से जो एक हिंट मिला है उससे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंद्रमा के पास झील भी है। वहाँ पर मानव एलियन की भी उपलब्धता की बात की जा रही है। वहाँ पर एक ऐसे पठार की बात की जा रही है जो संभवतः सोने का है। तो अब बताइए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। सांसद जी बता रहे थे आपको कि हम लोग 11वें पायदान से 5वें पायदान पे आ चुके हैं। हम समझने के लिए शब्द बोलना चाहते हैं 37 मतलब 3737 न बोल करके 37 बोलते हैं। इतना अरब डॉलर का हमारा जो है हमारी जीडीपी है, यानी 3.3 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा भी हम पार कर चुके हैं। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है वह गरीबों के लिए है, गांव के लिए है, किसानों के लिए है, 1 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और अपने देश में कोरोना के समय
हर घर में स्वच्छ पानी की बात है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जो सबसे बड़ा तत्व देखता हूं वह है गुलामी से मुक्ति का जो संकल्प है। एक इतिहासकार हैं, विचारक है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन जो हैं वो कैम्ब्रिज हिस्ट्री जो लिखते हैं, मॉडर्न कैम्ब्रिज हिस्ट्री, उसके पहले संस्करण, जो पहला संस्करण आया उसमें उन्होंने लिखा कि जो इतिहास है वह तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, कुछ और भी है। और यह जो कुछ और भी है वह हर पीढ़ी के लिए अलग अलग होता है। यानी आज हम कुछ और देखते हैं, हमारे पहले वाले की दृष्टि कुछ और थी और हमारे बाद वाले की दृष्टि जो है कुछ और है। और यह जो कुछ और की बात होती है तो उसी में 19वीं शताब्दी के सलाहकार पुरुष जो नवजागरण के हैं उनका नाम लिया जाता है। उसमें जो एक नाम है जिनकी फोटो आपके सामने लगी हुई है, विवेकानंद। बहुत सारे नाम हैं, मैंने विवेकानंद जी का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि उन्होंने अपने देश के लोगों को जताया और बताया कि आपके अंदर जो दुर्बलता आ गई है, जो हीनता की भावना आ गई है, इससे दूर होइए। और बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि यदि 33 करोड़ देवताओं की जो बात की जा रही है उस पर भी आपकी श्रद्धा हो और यदि अपने ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो वह पाप है दुर्बलता, कमजोरी का। आप सोचो कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और इतने वर्षों तक हमको गुलाम बनाए। मुख्य अतिथि जी, यदि लोग, जिसको हम कहते हैं मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, कितने मुट्ठी भर आए थे कि लोग यदि मुक्का से मारे होते तो अंग्रेज भाग गए होते। लेकिन लोगों के अंदर वो गुलामी की जो भावना इतनी जकड़ गई थी, इतनी दुर्बलता थी कि एक पुलिस वाला डंडा बाजता था, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। यही बाहर लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और उस समय के जो भी होटल, जो भी स्वरूप था, उसमें वो लोग किस तरह से रहते थे और बाहर जनता कुछ भी नहीं कर पाती थी, जनता जो है प्रतिकार नहीं कर पाती थी। तो यदि अगर आज जरूरत है तो सबसे बड़ी जरूरत है मानसिक दास्ता, गुलामी से मुक्ति। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है कि जिस तरह से दीमक धीरे धीरे सब कुछ चाट जाता है, तो जो मानसिक दास्ता है, जो मानसिक गुलामी है, यह आर्थिक गुलामी से भी बड़ी खतरनाक होती है। विरासत की बात हुई, आप बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी सभ्यता है, ऐसी कौन सी संस्कृति है जो यह कहती है कि सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, हम भी सुखी हो। होता क्या है? हर जगह यह है कि हम सुखी हो, मेरे पास धन धान्य है, भौतिक संपदा है, उसके बाद दूसरे के पास भी जाए। लेकिन हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है कि सब लोग निरोगी हों, सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। बताइए, आप अपनी विरासत पर गर्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हमारे पास परिवार जैसी संस्था है, ऐसी संस्था विश्व में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। आज मैं पढ़ रहा था, जो हमारे युवा हैं और युवाओं से पहले आई जो हमारे बच्चे हैं, मतलब युवाओं की जो पहले का फेज है, उनके अंदर जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि संयुक्त परिवार एकल परिवार की ओर जा रहा है और बच्चों को अपने दादा दादी का लाड प्यार नहीं मिल रहा है। आप सर्वे कर लो इसमें तो आप यही पाओगे कि उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका रेशियो आप देखोगे, जो कि अपने बाबा दादी से दूर हैं, बुआ से दूर हैं और वह एकल परिवार में रहते हैं। पहले माँ अपना सब कुछ त्याग देती थी बच्चे के लिए, आज माँ रोटी भी बनाती है, देखती है यहाँ कितना लाइक आया, कितना शेयर आया, फिर रखती है, फिर दूसरी रोटी बेलती है, फिर मोबाइल खोलती है। लेकिन जब संयुक्त परिवार का दबाव था तब ऐसी स्थिति नहीं संभव थी। एकजुटता की बात है। हमारे आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है? हम एकजुट हों। अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाएं। इसमें जो नारियों का अपमान है वह थोड़ा सा हमको पीछे ढकेल रहा है, यह कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं। हम लोग नारी को देवता मानते हैं। जब दुर्गा पूजा से आप सब लोग परिचित हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं,
बिना कन्या के पारण कराए अन्न का कोई दाना ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाते हैं लिंग का परीक्षण करवाने कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है कि लड़की है, जब लड़की पता चल जाता है कि गर्भ में लड़की है तो अल्ट्रासाउंड सेंटर से घर आने के पहले ही मारने का प्लान कर लेते हैं। हमको इससे जो है दूर रहना। और जो अंतिम बात है वह है कर्तव्य की बात सांसद जी ने बताया। यह इतना महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक नीचे से लेके ऊपर के सब लोग यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। वह कर्तव्य क्या है कि देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना। बिजली नहीं है, तकलीफ हो रही है ना, लेकिन आपके घर में बिजली बर्बाद होती है, आप कमरे में नहीं रहते हो, पंखा चलता रहता है, लाइट चलती रहती है, ध्यान नहीं जाता। सर मैं एक अपने मित्र के यहाँ गया जिनके पिताजी बिजली विभाग में इंजीनियर थे, उनके यहाँ 5 एसी चल रही थी। जिस कमरे में बैठाया गया एकदम चिढ़, सामने कहा यार इतना बिजली बर्बाद, क्या बहुत कम पैसा लगता है, पहले तो लगता भी नहीं था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप पूरा पेमेंट करते हो, फिर भी सोचो कि आपके यहाँ 5 एसी का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ एक बल्ब नहीं जल पा रहा है। कहीं आप पानी का इतना दुरुपयोग कर रहे हो और कहीं पर एक घुट पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। शायद आप लोगों को सुन के हंसी आएगी, मेरे यहाँ कोई भी मेहमान आता है उसको मैं 1 गिलास पानी नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग 1 घुट पानी पीते हैं, पानी छोड़ के बर्बाद कर देते हैं। मैं आधा गिलास ही पानी देता हूँ और फिर जब पानी वो पी लेते हैं तब जग से उसमें मैं और भी पानी देता हूं। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप इसी तरह से बिजली, पानी, यानी आप अधिकार की बात करते हो, आप अपने कर्तव्यों की बात करो। यदि प्रधानमंत्री जी के इन 5 प्रणों का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम एक स्वर्णिम भारत, एक विकसित भारत, एक आदर्श भारत को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेहतर तरह से अपने उद्बोधन के माध्यम से सबको लाभान्वित किया। अगले वक्ता के तौर पर विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता आज़ाद पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि आज़ाद पांडे जी आएँ और किस तरह से वो समाज में काम कर रहे हैं और पंचप्रण का जो मकसद है कि किस तरह से हमारा देश 2047 में अपने आप को किस ऊंचाई पर देखना चाहता है, तो उस देश के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है और किस तरह से हम सब मिलके इस देश को महान बना सकते हैं। तो मैं आज़ाद पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएँ और अपनी बात को रखें। जय हिंद। आवाज़ अगर पीछे तक जा रही हो और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे जिंदा लोग जो देवरिया के हैं वो यहाँ आ गए हों, तो एक बार हमें महसूस हो जाए कि सारा देवरिया यहाँ पे है। भारत माता की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभागार में नीचे बैठे हुए सारे विशिष्ट अतिथियों, विशिष्ट युवाओं, विशिष्ट प्रतिभाओं को मैं आज़ाद पांडे इस मंच के माध्यम से प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभागार में मंच पे बैठे अति सामान्य लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये बहुत सामान्य लोग हैं, ये इतने सामान्य हैं कि इनके बारे में बताया जा सकता है कि इन्होंने ये किया है। आप इतने विशिष्ट हैं कि अभी आपके बारे में बताया नहीं जा सकता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए आपके पास इतनी संभावनाएं हैं, इतनी आपके पास उम्मीदें हैं। इसलिए मैं हमेशा सभागार में बैठे सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और मंचस्थ व्यक्तियों को अति सामान्य मानते हुए इनका आभार प्रकट करता हूं कि ये देवरिया में आए। बहुत सारी बातचीत हमारे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा या अभी आगे बोलेंगे, कुछ बच्चे भी बातचीत कर रहे थे। उनकी उम्र में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो शायद इस लायक भी नहीं थे कि हमें कभी मंच मिला हो। और क्या कर रहे थे वो, कभी रविकांत भैया यहाँ बैठे हुए हैं, वो शायद बताएंगे हमसे बेहतर आगे। कभी बता चुके हैं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है कि आने से पहले ही बता दिए, सब गड़बड़ बता दिए। ये इन्होंने जो कुछ भी बताया है मैं उसे एक सिरे से इनकार करता हूँ और मैं अपना परिचय शुरू करता हूँ। मैं हूँ जोकर। जोकर देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? तो जोकर क्या करता है? नहीं गड़बड़ है ये। अब हम बता रहे हैं, जो मन सो कर वही है जोकर। आपके मन में जो है वो करिए, वो है जोकर। जोकर को जो मन में आता है वो करता है। तो मैं जोकर हूं, मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूं। उम्मीद है कि जो कुछ भी बताया गया होगा, और अगर नहीं भी बताया गया होगा तो हमने एक बहुत बढ़िया आदमी रखा अपने बारे में बताने के लिए।
और उसका नाम है गूगल। हमारे बारे में गूगल बताएगा जाने के बाद। और इतना विश्वास है कि आपको बड़ा मज़ा है कि एक आदमी बड़ा मज़ेदार, बड़ा चटपटेदार और बड़ा लस्सेदार आया हुआ था, उसको गूगल में पढ़ के बड़ा मज़ा आया, वो बताता हमारे बारे में। तो वहाँ तक का सफ़र तय करने के लिए इन सभागारों से उछाल मारनी पड़ती है, यहाँ से उछाल मार के बाहर आनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बता रहे हैं कि हमारी जो आज़ादी का ये जो स्वर्णिम काल चल रहा है, अभी जो एकदम शानदार, अभी हम 100वें साल में पहुंचने से पहले ये जो हमारे पास एक समय है, इस समय को 2047 में जो हम भारत का युवा जो देख पाएगा, भारत का जो विकसित भारत हम देख पाएंगे, वो इस तरह से नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी चिंताएं होती हैं इन तरह के सभागारों में इकट्ठा होने की, और मैं मंचस्थ सभी व्यक्तियों से चिंता प्रकट करता हूं कि वो उस देश का वासी हूं जहां भगत सिंह को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा था। ये वो देश है जहां भगत सिंह को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा, गांधी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा, बिस्मिल को रास्ता नहीं दिखाना पड़ा, और बाबा राघव दास को रास्ता नहीं बताना पड़ा था। उस देश में आप इन युवाओं को बैठ के रास्ता बताने के लिए बैठाए हैं, तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। मैं चिंता व्यक्त करता हूं कि आप क्या रास्ता दिखाएंगे इन युवाओं को, और हम क्या रास्ता दिखाएंगे इन युवाओं को। ये वो लकीर हैं जो 2047 में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे कि भारत ऐसा हो। ये भारत है, ये लकीर खींचने वाले लोग आज सभागार में बैठे हुए हैं। हमेशा जब भी मैं किसी सभागार में गया हूं, बहुत सारे साथी हमारे साथ इसके पहले यहाँ से रहे हुए हैं, मैं उन सारे सभागारों का विरोध करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि नई जरूरत है। किसने बिस्मिल को रास्ता दिखाया? संत विनोबा को किसने रास्ता दिखाया? आप बताइए कि बाबा राघव दास को जिसने पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बनाने का काम किया, उसको कोई रास्ता दिखाया था? मालवीय जी को किसी ने रास्ता दिखाया था? नहीं। ये वो लोग हैं जो पैदा हुए हैं ऐसी सरजमीन पर, जो जहां खड़े होते हैं वहीं से रास्ते शुरू हो जाते हैं। तो वो देवरिया में आज मैं खड़ा हूं, और इस मंच के माध्यम से मैं देवरिया को प्रणाम निवेदित करते हुए फिर से अपनी बात शुरू करता हूं कि नहीं, आप सारे युवा हैं। बहुत सारी बात होगी, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बाहर से लेके यहाँ तक हर जगह युवा लिखा हुआ है। आज के पहले बहुत सारी बात युवाओं के बारे में हुई होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हवा को पलटने की ताकत है तो हम युवा हैं। और ये सारे लोग वायु को पलटने की ताकत रखने वाले, युवा को उल्टा करिए तो वायु, तो ये सब लोग हवा को पलटने की ताकत रखने वाले लोग आज यहाँ बैठे हैं। तो इन सारे लोगों से हम आ चुके हैं। ये लोग आज आपको रास्ता बता रहे हैं, ये लोग आपके लिए आज मॉडल हैं, ये लोग आज आपके लिए आइडियल हैं। लेकिन नहीं, मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो आज यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को सम्मानित करने का कार्य करने की संभावना लिए बैठे हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप तो वहाँ जा सकते हैं जहाँ की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, आप वहाँ तक जाने का काम कर सकते हैं और आप जाएंगे इस उम्मीद के साथ। फिर आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी की बात होती है। अभी यहाँ से बताया जा रहा था कि आपके देवरिया के भी एक साथी किनारे बैठे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार उनको मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा जो है, सर्वश्रेष्ठ युवा को वो पुरस्कार दिया जाता है। और बड़ा गौरव का विषय है कि इस मंच पे बैठे हुए अधिकतर युवा स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। तो मतलब सर्वश्रेष्ठ युवा तो आज आपके बीच में है, जिसको सरकार ने मोहर लगा दी है, काम खत्म। अगला मोहर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार का है। अगला मोहर ये है कि हमारे देवरिया से एक लड़का जाके यूएन में बता रहा कि कैसे जल संरक्षण किया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे हम समाज की मुख्य धारा में अंतिम पायदान के लोगों को लाएंगे। तो आप वहाँ तक जाने के लोग हैं, तो निश्चित रूप से आप काबिल तारीफ हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात से मैं शुरू किया अभी थोड़ी देर पहले, मैं बता रहा था कि सब स्वामी विवेकानंद जी के पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। स्वामी जी ने कहा कि भाई हमारे जैसे लोग अगर केवल 5 लोग मिल जाएं तो हम दुनिया बदल सकते हैं। केवल 5 लोग, सोचिए, चिंता करिए कि उन्होंने कहा कि 5 लोग मिल जाएं तो दुनिया बदल देंगे। तो अगर हम लोगों को ये 200 लोग मिल गए हैं तो हम क्या देवरिया नहीं बदल पाएंगे? क्या हम उत्तर प्रदेश नहीं बदल पाएंगे? और हम क्या नहीं बदल सकते? हम दुनिया बदलने वाले लोग आज इस सभागार में बैठे हुए हैं। इस समाज से वो छटे हुए लोग हैं जो यहाँ तक आने का सफर तय किए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बताएंगे। भाई अजीत कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा मज़ा आता है। हमारे जानी दुश्मन है ये, कभी भी हमारा कोई मामला होता है तो ये कैंची लेकर चलते काट देते हैं, कट से। जैसे आज हमको आना था समय से, इन्होंने हमको ऐसा रास्ता बता दिया, 2 घंटा लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं है। तो अजीत कुशवाहा जी भाई साहब जो है, अभी इन्होंने
एक एग्जाम ऑल ओवर इंडिया पहली रैंक में आ गए। देखिए कितना बढ़िया बात है। तो एक बार इनका हम लोग यहाँ से स्वागत करते हैं देवरिया की भूमि पर। समझिए कि यूपीएससी ने एग्जाम कराया, ऑल ओवर इंडिया यूथ ऑफिसर रैंक में अजीत कुशवाहा जी भाई साहब यहाँ बैठे, इनकी पहली रैंक है। ऐसा युवा आपके सामने बैठा हुआ है। आप सोचिए कि ऐसा युवा अगर यहाँ तक आया हुआ है किसके लिए, कि हमारे आपके लिए आया हुआ है। ये लखनऊ से आए हुए लोग हैं। विकास तिवारी जी आप बैठे हुए हैं, आपके जिला यहाँ पे युवा अधिकारी हैं। इतना बढ़िया आदमी, पूरे प्रदेश में कहीं भी मैं जाता हूँ तो वहाँ के मंचों से ये बात कही जाती है कि काश देवरिया जैसा अधिकारी हमारे पास होता तो हम तस्वीर बदल देते। सोचिए ऐसे लोग अगर आपके बीच में बैठे हुए हैं। रविकांत भैया बैठे हैं यहाँ, देखिए ये आपके देवरिया के, बार बार इनकी बातचीत बाहर होती है, आप सारे लोग इनसे परिचित होंगे। लेकिन हम लोग भी जब कभी रास्ता भटक जाते हैं तो इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। अगर ऐसा आदमी बीच में बैठा हुआ है, भाई अभी रविकांत बड़ी, ये रविकांत जी और बैठे, एक रविकांत जी और बैठे, फतेहपुर से आए हुए हैं। जब हम लोगों ने खेल की परिभाषा नहीं जानी तो भाई साहब ने लक्ष्मण पुरस्कार जीत लिया। ऐसा आदमी अगर बीच में बैठा हुआ है और हमको रास्ता बता रहा है, हमको बहुत सारे भटकाओं से, भटकदे से बचाने का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम काबिल तारीफ लोगों के बीच में बैठ के आज अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आज आसन्नित हैं। ये युवा जो पीछे बैठे हुए साथी है, जो आगे बैठे हुए साथी, जो पूरे सभागार में बैठे हुए लोग हैं, हम दिशा को बदलेंगे। इस प्रण के साथ हम यहाँ से अपनी बात को खत्म करते हुए जाएंगे और युवा साथी बात करेंगे। लेकिन हम एक शपथ जरूर लें, सारे युवा जो यहाँ बैठे हैं वो अपने मन में शपथ लें। अगर अपना पता नहीं, हम एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अचानक से 8 बजे कुछ भी बंद कर देते हैं ना। तो मान लीजिए कि अभी आज रात में 8 बजे टेलीफोन बंद कर दिया कि भैया आज से फोन बंद, सब जियो, एयरटेल और जितना सिम कार्ड सब बंद। अब क्या करोगे? और हमको अपनी प्रेमिका को सवेरे 8 बजे मिलना है। अब हमको सवेरे 8 बजे मिलना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं तो चिट्ठी लिखूंगा उसको। अब तो चिट्ठी ऑप्शन है, तो लिखेंगे इसमें हेलो, वही बाबू और सोना जो कुछ भी, और उसके बाद तुम कहाँ हो? सवेरे 8 बजे हम लोग मिलेंगे कहाँ? हुई पार्क में, गोरखपुर। ये चिट्ठी लिखा, चिट्ठी को फोल्ड किया और डाक खाने में डाल दिया। हम इसमें से जानना चाहेंगे, कोई साथी खड़ा होकर बताए कि चिट्ठी हमारी प्रेमिका के पास कितने देर में पहुंच जाएगी? कोई साथी बता दो भाई, ये चिट्ठी कितने देर में पहुंचेगी? नहीं बता पा रहे, मैं बताता हूं। अंदर लिखा हुआ है, चिट्ठी फोल्ड है, चिट्ठी डाक खाने में है, चिट्ठी डस्टबिन में जाएगी, क्योंकि पता नहीं लिखा है। इस चिट्ठी पे पता नहीं लिखा है, तो अगर पता नहीं लिखा तो कहाँ जाएगी? डस्टबिन में जाएगी। तो सोचिए अगर 2 ग्राम के कागज के ऊपर अगर पता नहीं लिखा है तो वो डस्टबिन में जा रही है, और अगर इस 58 किलो के आदमी के ऊपर पता नहीं लिखा तो वो कहाँ जाएगा? तो पता लिख लीजिए। जिनको अपना पता नहीं पता है वो यहाँ बैठे लोगों से अपना पता समझ लें। रास्ता तय कैसे करना है वो ये लोग बताएंगे। इनकी जिम्मेदारी है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इनकी मानवीय जिम्मेदारी है कि उन रास्तों पर आपको पहुँचाएं। लेकिन उस मंजिल को जाने के लिए पता तो आपको लिखना पड़ेगा अपनी चिट्ठी पर। तो जब पता लिख लीजिएगा तो आप हमें बताइएगा, वहाँ तक पहुँचने का पता मैं बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, आपने बहुत ही ओजपूर्ण भाषण के माध्यम से अपनी बात को रखा। भारत माता की।
हम सबका सम्मान बढ़ा। ऐसे ही लक्ष्मण खेल पुरस्कार विजेता आदरणीय रविकांत मिश्रा जी और विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हम सबके अपने आदरणीय श्री आजाद पांडे जी और विवेकानंद युवा पुरस्कार के विजेता आप सबके प्रेरणा, आप सबके अपने आदरणीय प्रिय अमरेंद्र यादव जी और विवेकानंद पुरस्कार विजेता हमारे परिवार के सदस्य श्री विशाल गुप्ता जी, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर विजय मिश्रा जी, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश भाई जी, सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सभी अन्य विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षक, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागी, बच्चों एवं आदरणीय बच्चे, निश्चित ही आज का जो कार्यक्रम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पंच पद के आधार पर अमृत का एक घोष किया है, लोगों को दे दिया है, एक उद्देश्य दिया है 2047 तक भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली देश और इससे विश्व का विश्व बने। अब इसमें उन्होंने पंच निश्चित किया और विकसित भारत का निर्माण। अगर हम विकसित भारत के निर्माण पर बोले तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं इसको 3 बातों में समझना चाहता हूँ। 2009 में श्रीमान मोदी जी देश की बागडोर संभाली थी। 9 के पहले भारत की तस्वीर विश्व में क्या थी? भारत की तस्वीर घोटाले वाले करने वाले देश की थी, कमीशन खाने वाले देश की थी। भारत की तस्वीर विश्व में एक भ्रष्ट राष्ट्र की थी। लोग निवेश नहीं करते थे, वहां तो पैसा देना पड़ेगा। 8 मिनिस्टर जेल में चले गए थे घोटालों में। अगर कहें जल में, नभ में, थल में, सब जगह घोटाला था। लेकिन इस 9 वर्षों के अंदर श्रीमान मोदी जी के संकल्प और प्रयास से भारत की तस्वीर आज विश्व में भ्रष्ट राष्ट्र की नहीं है, श्रेष्ठ राष्ट्र की है। भारत की तस्वीर विश्व में विपन्न राष्ट्र की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहीं जाते थे तो कटोरा लिए जाते थे, हाथ पसारे जाते थे, कर्ज पर समझौता करते थे और कर्ज लेके आते थे तो उसकी धुंध भी बजाते थे। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस 9 वर्षों में भारत की तस्वीर अब मांगने वाले राष्ट्र की नहीं है, देने वाले राष्ट्र की है। कोरोना काल में जब विश्व त्राहिमाम कर रहा था तो हमारे देश ने सबसे पहले वैक्सीन भी बनाया। अपने 140 करोड़ की सुरक्षा सुनिश्चित किया और विश्व के 46 राष्ट्रों को वैक्सीन भेजा। हमारे देश में जो हम बाहर से अन्न मंगाते थे इसी 9 वर्ष में, आज हम अन्न के सबसे बड़े निर्यातक देश बन गए। आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं और फिर विश्व को भी अनाज देने वाले देश बन गए। तो अगर हम ये कहें और हमारी अर्थव्यवस्था
5वें नंबर की इकनॉमी हो गई, ब्रिटेन हमसे पीछे हो गया। एक शब्द में कहें तो हमारा देश आज विपन्न देश नहीं है, संपन्न देश है। हमारे देश की स्थिति, तीसरी बात यह थी कि हम कमजोर देश कहे जाते थे। आतंकवादी देश में जहां चाहते थे वहां आकर के और मार के चले जाते थे, गिरफ्तार भी नहीं होते थे। संसद पर हमला किया, अक्षरधाम पर किया, रामपुर छावनी पर किया, वाराणसी में कचहरी में किया, गोरखपुर कचहरी में बम रख दिया, जहां चाहे। लेकिन हम कह सकते हैं कि 9 वर्षों में एक भी आतंकवादी घटना देश के अंदर नहीं हुई। सीमा पर अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, विश्व चकित रह गया। और आज विश्व भारत को कमजोर देश नहीं, शक्तिशाली देश मानने लगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, पापिया के राष्ट्रपति पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बास करते हैं, और विश्व में जहां जाते हैं लोग स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए लालायित रहते हैं। तो एक लाइन में कहें तो पंच प्राण, विकसित भारत का निर्माण जो पहला है, आज भारत श्रेष्ठ राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, और प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर को बदल दिया। अंदर गरीबों की तकदीर को भी बदल दिया। अब सबके घर लिंटर बन गए, शौचालय बन गए, शिक्षा मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल गए, अनाज भी मिल रहा है, और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दवाई। अगर एक शब्द में कहें तो विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने भारत की तस्वीर बदल दिया, गरीबों की तकदीर बदल दिया। गुलामी की सोच से मुक्ति दूसरा प्रण है। अब इसके बारे में आप लोग भी बहुत जानते हैं, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। आज के तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं कि गुलामी का एक भी चिन्ह प्रधानमंत्री जी आज भारत में नहीं रहे। नंबर 1, राजपथ जो कहा जाता था, किस पर वायसराय की सवारी निकलती थी, भारत के राष्ट्रपति की सवारी नहीं निकलती थी, उसका नाम बदल दिया, अब वो कर्तव्य पथ नाम रख दिया, क्योंकि वो नाम गुलामी का प्रतीक था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो इंडिया गेट पर लगी थी, आज उसको हटा करके वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी है, वो भी बदल गई। भारत के नेवी पर, जहाज पर जो झंडा लगता था उसमें क्रॉस बना रहता था, ब्रिटेन का प्रतीक था, उसको भी हटा करके शिवाजी महाराज का जो झंडा था उसको लगा दिया। और यही नहीं, मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो गया, वो भी बदल दिया। और इसके आगे अगर हम कहें तो संसद जो उनकी बनाई हुई थी उसको भी बदल दिया, नई संसद बना दिया। और नई संसद के भित्तिकाओं पर कहीं गुलामी का चिन्ह नहीं है, अंग्रेज और मुगलों के राज का उल्लेख नहीं। और जो उनके द्वारा बनाया हुआ कानून था, जो ब्रिटेन के संसद में पास हुआ था, उसको भी बदलने का नया कानून संसद में पेश हो गया है। अर्थात अंग्रेजों की कोई निशानी अब देश में नहीं रही। गुलामी की जो चिन्ह थे वो आज समाप्त कर दिया गया, सोच से मुक्ति मिल गई। नया भारत, नए नौजवान आप लोग अब गुलामी के इतिहास नहीं पढ़ रहे। नया पाठ्यक्रम जो बन रहा है मध्यकालीन इतिहास में,
जो मुगल काल पढ़ाया जाता था, अंग्रेजों का राज पढ़ाया जाता था, इसको भी पाठ्यक्रम से निकालने का नई शिक्षा नीति में निर्णय हो गया कि गुलामी कलंक होती है, इतिहास नहीं होती है। यह भी काम प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो एक शब्द में कहें तो गुलामी की सोच से अब नई पीढ़ी मुक्त हो गई। आप कहीं जाओगे तो यह सवाल नहीं आएगा ये क्या है, कि अंग्रेज कौन थे और विरासत पर गर्व। हमारी विरासत क्या थी? संस्कृति हमारे सभ्यता, और उन्होंने विरासत को, योग को पूरे विश्व में 148 देश आज योगा को स्वीकार कर लिया, वो भारत की विरासत है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिन विरासतों को हम भूल रहे थे, मैं एक लाइन में कहूँ, लंबी बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा आए। प्रधानमंत्री उनको दिखाने ताजमहल नहीं ले गए। कहाँ ले गए थे? जयपुर का हवा महल। जयपुर का हवा महल दिखाए कि ये भारत ने बनाया है, ये भी हमारी विरासत है, जिसको लोग भूल गए और मंत्रमुग्ध हो गए थे। बंगलोर की IT सिटी दिखाए। चीन के राष्ट्रपति आए तो उनको कहाँ ले गए थे? गुजरात में साबरमती आश्रम पर, कि आप कहते हो हम कम्युनिस्ट हैं, आप टाई कोट पहने हो, हम जिसके आदर्शों पर चलते हैं वो चटाई पर सोते थे, आधी धोती पहनते थे। तो साबरमती आश्रम दिखाया था, उनको आईना दिखाया था कि ये मेरी विरासत है। जापान के राष्ट्रपति आए तो उनको गंगा आरती दिखाया था। हामिद करजई आए तो उनको स्वर्ण मंदिर दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को अक्षरधाम दिखाया था। मतलब आज तक देश स्वतंत्र होने के बाद हम अपनी विरासत के रूप में ताजमहल दिखाते थे। हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो उस समय के शासकों ने अच्छी अच्छी कृति की है, उसको नहीं दिखाते थे। आज भारत की वो विरासत विश्व देख रहा है, निहार रहा है, सराहना कर रहा है, और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अब राम जन्मभूमि बन रहा है, शिवधाम बन गया, महाकाल बन गया, विंध्यधाम बन रहा है, और विश्व के पर्यटक अब उधर नहीं जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, हमारी विरासत को देखने आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को देखने आ रहे हैं। तो इस पंच प्राण पर यह भी काम हुआ। अगर हम तीसरी बात कहें, एकता और एकजुटता, तो एकता एकजुटता के लिए आस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है, एक जन एक देश। प्रधानमंत्री जी ने मकान दिया तो धर्म का भेद नहीं किया, जात का भेद नहीं किया, सबका साथ सबका विकास। और अभी उसका एक स्वरूप आपको देखने को मिला कि भारत एक है। पिछले 15 अगस्त को हर दरवाजे पर, हर घर पर भाजपा का ये राष्ट्रध्वज फहरा। जाति जो ही हो, धर्म जो ही हो, लेकिन सबने सिद्ध किया भारत एक है, यहाँ का जन एक है। और इस 15 अगस्त को उससे बड़े उत्सव हुए, तिरंगा लहराया, यही न है एकता का। और नागरिक कर्तव्य, अब नागरिक कर्तव्य की जब बात करते हैं तो निश्चित आप युवा पीढ़ी को अपने उस कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा सबसे आस्था क्या है? राष्ट्र, उसके बाद अपनी आस्था, उसके बाद हमारे माता पिता, उसके बाद हमारा कर्तव्य। और अब नई शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति दिया था, वो संस्कार प्रधान नहीं थी,
तो हुनर प्रधान नहीं थी, लेकिन शिक्षा नीति जो बदल रही है, जो लागू होने जा रही है, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को भी बदल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए एक जन एक देश का एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, उस पर आगे बढ़े। और अगर हम कहें तो हमारा नागरिक कर्तव्य है अपने धरोहरों की रक्षा करना, हमारा नागरिक कर्तव्य है स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं के संस्कृति का गर्व करना, हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम देश के हितों के लिए स्वयं को समर्पित करें। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया अभियान दिया, मेरी माटी मेरा देश। 9 अगस्त 1942 को पूज्य महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और इस 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया। ये तो छोड़ दिए, हम बार बार उसी को बनाते हैं। अब भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। प्रतिभा किसी के गर्भ से जन्म ले सकती है। परिवारवाद होता तो आज विवेकानंद पूजे जाते, किसी ऐसे बाप के लड़के नहीं थे। प्रतिभा जो भी हो वो भारत का बेटा है, वही हमारा बेटा है, वही हमारा गौरव है, इसको आगे बढ़ाया। और अभी उन्होंने कहा तो 9 अगस्त को उन्होंने नारा दिया, फिर उन्होंने एक अभियान लिया, सभी ऐसे सपूतों को जो शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको सम्मानित करना, इनके गांव में जाना। और 15 अगस्त को फिर राष्ट्रीय तिरंगा घर घर फहराना, मेरी माटी। अब एक अभियान है कि हर घर की माटी एक कलश में इकट्ठा करना, गांव में इकट्ठा करेंगे, ब्लॉक पर आएगी और ब्लॉक पर एक अमृत वन लगेगा, जिसको देख करके लोग अनुभूत करेंगे मेरे गांव की भी मिट्टी है, मेरे घर की भी मिट्टी इसमें है, मेरा बल है, उसका दर्शन करेंगे। और फिर हर ब्लॉक से वो दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली में बड़ा अमृत वन लगेगा। अर्थात राष्ट्र की एक धरोहर बनने जा रही है। अभी हम लाल किला देखते हैं, अभी हम कुतुब मीनार देखते हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो वन है, जिसमें हमारी भी मिट्टी आई है, हमारा भी झुकाव है, इसको देखेंगे। और इसके लिए मेरा आग्रह है आप नौजवानों से कि आप गर्व करिए, आप ऐसे भारत में आज जन्म लिए जो स्वतंत्र भारत है, ऐसे भारत में आप जन्म लिए जहाँ आपके सभी सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र स्वतंत्र हैं, विकसित हो रहे हैं। ऐसे भारत में आप जन्म लिए जो आज विश्व का श्रेष्ठ देश बन रहा है। लेकिन आपकी भी भूमिका है। आप जब देश में कहीं जाएंगे तो आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि हम गुलाम थे। किताबें खोलेंगे तो भी नहीं मन में सवाल आएगा, हम महान हैं, महान थे। और महान बनने के लिए आप सब भी प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से जुटिए। हमारे जिला युवा नेहरू केंद्र के माध्यम से जिला के हमारे क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से नौजवानों को प्रेरित करके मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंग बनना है। आप अपने अपने गांव में आगे बढ़िए, हर परिवार को इससे जोड़िए, हर नौजवान को जोड़िए और विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, सांस्कृतिक भारत के निर्माण में आप
अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करिए, यही आप सबके लिए यथार्थ जीवन होगा। और मेरा विश्वास है हमारे देवरिया के जो नौजवान हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों में, अभी मैंने नाम पढ़ा, कम सुविधा में परिश्रम करके, और हमारे अजीत कुशवाहा जी राष्ट्रीय पुरस्कार लिए, रोहित जी लिए, रविकांत जी लिए, आजाद पांडे लिए, अमरेंद्र यादव लिए, विशाल गुप्ता लिए, ये सब जो नौजवान हैं, इनसे आप प्रेरणा लीजिए, इनको अपना आइकॉन, आदर्श मानिए, और कोशिश करिए कि इनसे बड़ी लकीर हम कैसे खींचें। इस भाव से जब काम करिएगा तो उसमें से आप भी अपने परिवार, गांव का तो नाम बढ़ाएंगे, लेकिन देवरिया के गौरव बनेंगे। और देवरिया में हर गांव में आज इन बच्चों का नाम लिया जा रहा है। तो कैसे आप सब लोग इसमें जुटिए, कैसे देवरिया को एक विकसित देवरिया और युवाओं की प्रतिभाओं से भरा हुआ देवरिया ये सिद्ध करने के लिए हम सब इस अभियान के अंग बने, इस कार्य में जुटे और इसको अपना ध्येय बनावें। यही संकल्प आज हम सबको लेना चाहिए। इसी के साथ हम अपने इन युवा, जो हमारे युवा लोग हैं यहाँ के, उनका तो सम्मान करते हैं, साथ ही अपनी बेटियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम करने के लिए बधाई देते हैं और आगे और श्रेष्ठ करें, जिससे हम लोग गर्व से कहीं कह सकें कि मेरे देवरिया का बेटा है, मेरे देवरिया की बेटी है। ये हम सबको अवसर मिले, इसके लिए आप सब लोग मिलकर जुड़े, काम करें। यही आपसे अपेक्षा करते हुए पुनः आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोग इस अभियान को अपने लिए अवसर मानिए और अवसर का लाभ लेने के लिए जुड़िए, काम करिए और उसमें से बड़ी रेखा खींचिए, श्रेष्ठ बनिए। यही आज की आवश्यकता है और इसी श्रेष्ठता को प्राप्त करना आपका संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः सबको जो श्रेष्ठ बने उनको बधाई, और जो बनने के क्रम में है आप सबको, अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, शुभकामना। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दास्ता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर, और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे।
चौथा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अछूट बनाए रखने हेतु सदैव अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखते हुए अहर्निश से प्रयास करेंगे। पांचवां, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास से सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय। थोड़ा और ताकत भरें आप लोग। काफ़ी देर से आप लोग इस युवा संवाद के अभूतपूर्व हिस्सा हैं, इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि आपकी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने आदरणीय सुश्री माननीय सांसद जी को सुनेंगे, इसलिए आपको इस अपने ऊर्जा का स्तर निरंतर बरकरार रखना है। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही, जबकि वातावरण का तापमान इतना अधिक है, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। देवरिया राजनीति जगत के इंदु स्वरूप ऐसे देदीप्यमान नक्षत्रों में जिन्होंने अपनी अनन्य प्रतिभा और चमत्कारित जनसंपर्क से राजनीति जगत को अमूल्य योगदान दिया है, ऐसे परमादरणीय हमारे अभिभावक जनपद देवरिया के हमारे माननीय यशस्वी सांसद डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी, मंच पर आसीन इस खूबसूरत संस्था के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर अर्जुन मिश्र जी, हमारे बीच में जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने का महती बीड़ा उठाया, ऐसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता एवं युवाओं की दुनिया नामक जो संस्था है, जो अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे युवाओं की दुनिया के अध्यक्ष श्री अजीत कुशवाहा जी, मंच पर आसीन मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों के लिए दिया गया एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के सह संयोजक के तौर पर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, आपके पार्श्व में श्री डॉक्टर प्रवीण निखर जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जिन लोगों के वक्तव्यों का भी आप लोगों ने सुना, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को जो अमृत यात्रा में हम सभी लोगों के लिए सहयोगी बनेंगे, उनकी प्रेरणा को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान यहाँ पर अपना दिया है, उन लोगों में श्री रोहित कश्यप जी मंच पर मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री रविकांत मिश्रा जी, आप लक्ष्मण खेल पुरस्कार विजेता हैं। श्री आज़ाद पांडे जी विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री अमरेंद्र यादव जी, आप विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। श्री शाहू विशाल कुमार गुप्ता जी विवेकानंद युवा पुरस्कार विजेता हैं। इस संस्था के अनेक शिक्षकगण जिन्होंने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, उनमें डॉक्टर अशोक सिंह जी, डॉक्टर चंद्रेश वारी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की हम सभी लोगों को प्रेरणा दी और निरंतर उत्साहवर्धन हमारा किया। मेरे अग्रज के तौर पर यहाँ मौजूद हैं श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, एकल अभियान के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे युवा अनुभाग के। पूरे भारतवर्ष में एकल अभियान की तरफ से, संघ की तरफ से जो कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं, आपने उसमें अपना पूर्णकालिक सेवा देने का निर्णय लिया है। तो श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी सहित मंच पर आसीन हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद देवरिया सहित आप सभी प्रिय युवा साथियों का मैं नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल हमारे वर्तमान की चिंता की है, और उस वर्तमान की चिंता करते हुए जिस प्रकार का प्रयास उनके द्वारा शुरू किया गया है कि हमारा भारत देश विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से उछल करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया है। आगामी आने वाले 25 वर्षों तक इस देश की रूपरेखा क्या होगी, आने वाले दिनों में जो युवा हमारे आज 20 वर्ष के हैं वो 45 वर्ष के होंगे, 22 वर्ष के हैं वो 47 वर्ष के होंगे, जो 25 के हैं वो 50 वर्ष के होंगे। तात्पर्य यह है कि आपका पूरा जीवन दर्शन, आपकी जो जीवन शैली है, आपका किस रूप में इस राष्ट्र के लिए आप योगदान करना चाहते हैं, और आने वाले 25 वर्षों के बाद जो हमारा अमृतकाल है उस समय आप किस इदारे पर खड़े होंगे, वहाँ से अपने भारत देश को आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी आंखों से इस देश को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देखा है। उन स्वप्न को किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पंचप्रण का सिद्धांत दिया है। उस पंचप्रण के सिद्धांत पर हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक सारगर्भित उद्बोधन आप सभी लोगों को दिया जाएगा, इसलिए उस विषय पर मैं आगे अपनी किसी बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो उद्बोधन होगा वो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है, पूजनीय है। इसलिए मैं प्रिय युवा साथियों, आप सभी लोगों से एक अपनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जाति ने हमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का हमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा, उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य हमारा, फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, फिर दे सकते हैं वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। आज हमारे जनपद देवरिया का सौभाग्य है, हमारे युवा साथियों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं जिन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपने अपने क्षेत्रों का, हमारे युवाओं का उत्कर्ष किया है, नाम बढ़ाया है, वो सभी लोग हम लोगों के बीच में हैं। हम अपने अभिभावक के साथ उन सभी लोगों का, माननीय सांसद जी की तरफ से आप सभी युवाओं का जो उन्नाव से, जो लखनऊ से, जो लखीमपुर खीरी से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं, गोरखपुर से श्री आज़ाद पांडे जी को आप लोगों ने सुना, तो उन सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका इसी तरीके से हमारे जनपद देवरिया के युवाओं का सानिध्य प्राप्त होता रहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको पूर्ण करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में